सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से 1914 से 1918 के मध्य हुए प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। युद्ध के परिणामों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। सबसे पहले विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक परिणाम सामने आए उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक विनाश। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध विराम की घोषणा से युद्ध समाप्त हुआ तो खून से सनी मानवता 4.25 वर्ष के महाविनाश का मूल्य आंकने को तत्पर हुई। इस युद्ध में 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुआ और जान माल की परोक्ष हानि का तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। मार्च 1915 ईस्वी में इंग्लैंड का दैनिक खर्च औसतन 15 लाख पाउंड था, जो बढ़कर 1915-16 ईस्वी में 40 लाख, 1916-17 ईस्वी में 55 लाख और 1917-18 ईस्वी में 65 लाख पाउंड तक हो गया। और उसका राष्ट्रीय ऋण भी, जो पहले 70 करोड़ 8 लाख पाउंड था, अब 7 अरब 43 करोड़ 50 लाख पाउंड हो गया। फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण भी 34,182 मिलियन फ्रैंक से बढ़कर 1,47,472 मिलियन फ्रैंक हो गया। जर्मनी का राष्ट्रीय ऋण, जो पहले 5,000 मिलियन मार्क था, अब 1,60,600 मिलियन मार्क हो गया। इस प्रकार इस विशाल धनराशि को 4 साल में दोनों पक्षों ने फूंक कर रख दिया था। सन 1918 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सारी संपत्ति इससे अधिक कीमत नहीं रखती थी। ब्रिटिश साम्राज्य की संपूर्ण संपत्ति की कीमत भी इस विशाल धनराशि से कम थी। इसमें 1/3 खर्च जर्मनी और उसके साथियों का हुआ और 2/3 मित्र राष्ट्रों का। महायुद्ध के आरंभ में औसतन दैनिक खर्च 40 करोड़ रुपया था और 1918 ईस्वी के बाद तो इस खर्च का औसत 3.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा पड़ता था। अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड ने अनुमान लगाया था कि सब लड़ने वाले राष्ट्रों का संयुक्त व्यय 31 मई 1918 ईस्वी तक 35,000 मिलियन पाउंड हो चुका था। तो आर्थिक विनाश के इतने भयंकर आंकड़े प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हमारे सामने आते हैं, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी विश्व युद्ध से पहले। विश्व युद्ध के बाद में जनशक्ति का अत्यधिक महाविनाश हुआ। 4.25 वर्ष के युद्ध में 80 लाख मृतकों एवं 2 करोड़ आहतों ने सिद्ध कर दिया कि आधुनिक युद्ध एक महाविनाशकारी युद्ध था। इस अवधि में 7,000 व्यक्ति प्रतिदिन मरे। 3 क्षेत्रों में प्रथम महायुद्ध के सैनिक आंकड़े किसी भी ज्ञात युद्ध से कहीं आगे हैं। तत्कालीन जनसंख्या के अनुपात में जितने मनुष्यों को युद्ध की वर्दी पहनने का आदेश दिया गया, वह पहले के किसी भी युद्ध से अधिक था। कुल 6 करोड़ मनुष्यों ने सैन्य गतिविधियों में भाग लिया, जो इतिहास में अभूतपूर्व हैं। युद्ध में भाग लेने वाले संपूर्ण लोगों में हताहतों का अनुपात अत्यधिक बढ़ा। युद्धरत व्यक्तियों में से 40% हताहत हुए। अपनी जनसंख्या के अनुपात में फ्रांस को अत्यधिक जनहानि उठानी पड़ी। यहाँ तक कि अल्सास एवं लॉरेन प्रदेश को पुनः प्राप्त होने पर भी फ्रांस की जनसंख्या उतनी नहीं हुई जितनी कि फ्रांस को 4.25 वर्ष की मारकाट में खोनी पड़ी थी। इस प्रकार से यह जनशक्ति का बहुत ही भयानक महाविनाश का आंकड़ा हमारे सामने आता है। इसके बाद हम बात करते हैं युद्ध के दौरान लिए गए युद्ध ऋणों की। युद्ध के असाधारण खर्च के कारण संसार के सार्वजनिक ऋणों की मात्रा में भी असाधारण रूप में वृद्धि हुई। 1914 ईस्वी में दोनों पक्षों के प्रमुख राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण 8,000 करोड़ रुपया था, जो 1918 ईस्वी में बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। सार्वजनिक ऋण की मात्रा में 5 गुनी वृद्धि हो जाना यह सूचित करता है कि युद्ध में सम्मिलित राज्यों को किस प्रकार ऋण के बोझ से लद जाना आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की संपत्ति के विनाश के कारण कठिनाई भी उत्पन्न हुई।
कुल मिलाकर 13,200 करोड़ रुपयों की संपत्ति नष्ट हुई। इतने भारी धन विनाश का प्रभाव यह हुआ कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी, मजदूरी की दर भी ऊपर बढ़ने लगी, पैदावार बहुत कम रह गई, मुद्रा की कीमत कम होने लगी, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की अव्यवस्था सी उत्पन्न हो गई। विभिन्न देशों की सरकारों को अपना बजट बराबर करना कठिन हो गया, नए टैक्स लगाए गए और लोग सब तरह से आर्थिक संकट अनुभव करने लगे। मित्र राष्ट्रों को युद्ध से होने वाले अपार खर्च के लिए संयुक्त राष्ट्र से अत्यधिक भारी मात्रा में ऋण देना पड़ा। अगला जो मुख्य परिणाम है वह है व्यापार को क्षति। अरबों रुपयों के विनाश से राष्ट्रों के व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयत्न कर रहा था कि वह अन्य देशों से कम माल खरीदे और उन्हें अधिक से अधिक माल बेचे। ऐसा करने के लिए सरकारों ने तटकरों में भारी वृद्धि की, जिसके कारण विश्व व्यापार और कम हो गया। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा कुछ लैटिन अमेरिकी देशों ने उन बाजारों में अपने पांव जमा लिए जो पहले ब्रिटेन और जर्मनी के हाथों में थे। 1925 ईस्वी तक अमेरिका का विदेशी व्यापार युद्ध पूर्व के स्तर की अपेक्षा दुगना हो गया। युद्ध से पूर्व अमेरिका एक कर्जदार देश था, परंतु युद्ध के बाद वह संसार का प्रमुख कर्ज देने वाला राष्ट्र बन चुका था। तो इस प्रकार से यह व्यापार के परिणाम सामने आते हैं। व्यापार की व्यवस्था पूरी तरह से जो है परिवर्तित हो चुकी थी। आगे हम बात करते हैं मुद्रा प्रसार की। महायुद्ध में अरबों रुपया खर्च किया गया। यह राशि किसी उत्पादक कार्य में न लगाकर विनाश में लगाई गई। युद्ध में न केवल धन पानी की तरह बहा, बल्कि कल कारखाने, रेलवे, जहाज व अन्य संपत्ति का भी विनाश हो गया था। इस स्थिति में सभी राज्य अपने अत्यंत बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने को मजबूर थे। यह कर्ज चाहे देश के धनपतियों से लिया गया या विदेशों से। धन एकत्र करने के लिए करदाताओं पर भी भारी करों का बोझ लादा जाने लगा। अपने ऋणों को चुकाने के लिए अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने विशाल मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर दी, जिससे कीमतों में भारी वृद्धि हुई। कागजी मुद्रा का मूल्य बाजार में बहुत गिर गया। इस मुद्रास्फीति ने बचत को समाप्त कर दिया। यूरोप के प्राय सभी देशों में एक प्रकार का आर्थिक संकट उपस्थित हो गया, जिसे दूर करने के लिए उन्हें अनेक उपाय सोचने पड़े। इंग्लैंड का स्वर्ण स्तर का त्याग भी करना पड़ा था। आगे हम बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। महायुद्ध के अवसर पर करोड़ों की संख्या में नवयुवकों के युद्ध में चले जाने के कारण श्रमिकों की कमी हुई। लड़ाई में विजय के लिए जितनी आवश्यकता सैनिकों की थी, उतनी ही अस्त्र शस्त्रों व अन्य युद्ध उपयोगी सामग्री की भी थी। अतः मजदूरों की आवश्यकता बढ़ गई। परिणाम यह हुआ कि मजदूर श्रेणी में अपनी महत्ता की एक नई अनुभूति उत्पन्न हुई। अतः मजदूर अधिक वेतन और कार्य के कम घंटों की मांग करने लगे। उन्होंने रहन सहन में उन्नति, आराम के प्रबंध और व्यवसाय के संचालन में अधिकार प्राप्त करने की मांग आरंभ कर दी। इन अधिकारों की पूर्ति के लिए अनेक श्रमिक संघों की स्थापना की गई और आंदोलन का भी सहारा लिया गया। उन्होंने सरकार पर प्रभाव स्थापित करने के प्रयत्न भी आरंभ कर दिए। राजनीतिक क्षेत्र में मजदूर दलों की स्थापना हुई और धीरे धीरे मजदूर श्रेणी का राज्य शासन में महत्व बढ़ने लगा। नेक्स्ट जो परिणाम है वो है राजकीय समाजवाद का विकास। महायुद्ध से पहले भी साम्यवाद के विचार यूरोप के लोगों को प्रभावित करने लगे थे, किंतु व्यवसाय और व्यापार संचालन अभी व्यक्तियों के ही हाथों में था। प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा व साधनों के अनुसार जो चाहे कर सकता था, किंतु महायुद्ध के समय आवश्यकता से विवश हो अनेक राज्यों ने अनेक व्यवसायों का संचालन अपने हाथ में लिया, क्योंकि युद्ध के समुचित संचालन के लिए प्रत्येक देश की सरकार ने आर्थिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना उचित समझा। युद्ध के समय उन सब उद्योग धंधों और व्यवसायों को जो युद्ध के लिए आवश्यक थे, जैसे अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के कारखाने, कोयले और लोहे की खानें, रेल तथा मोटर के व्यवसायों को राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया था। जिन उद्योग धंधों पर सरकार ने अधिकार नहीं किया था, उन पर भी युद्ध की स्थिति के कारण नियंत्रण रखने की आवश्यकता थी। अतः सरकार ने इन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार
अनेक राज्यों में आर्थिक जीवन सरकार के अधिकार में आ गया और राजकीय समाजवाद की स्वयंमेव स्थापना हो गई थी। युद्ध की समाप्ति पर साम्यवादी चाहते थे कि व्यवसायों पर भी राज्य का नियंत्रण जारी रहे और उद्योगपतियों को यह अवसर न दिया जाए कि वे मनमाने तरीके से आर्थिक सत्ता का उपयोग कर सकें। यद्यपि उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली और व्यवसाय फिर से पूंजीपतियों के हाथों में चले गए, पर राज्य का अनेक प्रकार से हस्तक्षेप जारी रहा और राजकीय समाजवाद के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इसी हस्तक्षेप की परिपाटी पर रूस में साम्यवादियों को आर्थिक नियंत्रण में सफलता प्राप्त हुई और जर्मनी में कालांतर में राष्ट्रीय समाजवादी पद्धति का और इटली में फांसीवाद का विकास हुआ। तो इस प्रकार से युद्ध के उपरांत राजकीय समाजवाद का विकास हुआ। आगे हम बात करते हैं आर्थिक परिणामों के बाद में प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक परिणामों की, जिसमें सबसे पहले आता है अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के प्रयास। पेरिस शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के अधिकार को आधार मानकर अल्पसंख्यकों को नए राज्यों में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बावजूद भी 17 करोड़ अल्पसंख्यक समायोजित होने से रह गए थे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया आदि देशों में राष्ट्रीयता की दृष्टि से इन देशों से भिन्न लोगों की संख्या लाखों में थी। इन लोगों के हितों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ पर छोड़ दिया गया। राष्ट्रसंघ ने इन राज्यों से अलग अलग संधियां करके इस समस्या को हल करना चाहा, मगर अल्पसंख्यकों की इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इस स्थिति का लाभ बाद में हिटलर ने ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया को हड़पने में उठाया। यह इसके सामाजिक परिणाम थे अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के प्रयासों के। दूसरा आता है स्त्रियों की दशा में परिवर्तन। महायुद्ध ने महिलाओं को चार दीवारी से बाहर लाकर पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर काम करने एवं अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया। महिलाओं ने कार्यालयों, कारखानों एवं अस्पतालों और जहां भी उन्हें काम सौंपा गया उसे पूर्ण क्षमता से पूरा करके यह दिखा दिया कि वे केवल कोमलांगी या गृह शोभा की वस्तु नहीं है, वरन अवसर मिलने पर पुरुष की सच्ची सहयोगिनी बन सकती है। वस्तुतः महायुद्ध ने महिला वर्ग में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे महिला वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा हुई और महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की। फलस्वरूप 1918 ईस्वी में इंग्लैंड ने 30 वर्ष की महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्रदान करके इस दिशा में पहल की। 1920 ईस्वी में जर्मनी ने भी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया और धीरे धीरे यह कदम दुनिया के अन्य देशों ने भी उठाए। अब धीरे धीरे महिलाओं का हर क्षेत्र में बराबरी के अधिकारों को स्वीकार किया जाने लगा। इस प्रकार से स्त्रियों की दशा में परिवर्तन आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। नेक्स्ट जो परिणाम है वो है सांस्कृतिक क्षति। युद्ध के दौरान विश्व युद्ध सांस्कृतिक दृष्टि से महाविनाशकारी सिद्ध हुआ। उसने विविध सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त नहीं किया, कलाकारों और बुद्धिजीवियों की एक पीढ़ी को भी लील गया था। लाखों नवस्नातकों को युद्ध का ग्रास बना दिया गया। स्कूलों कॉलेजों को तबाह कर दिया गया। बहुत से वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार युद्ध में काम आ चुके थे। संक्षेप में सांस्कृतिक विकास को जहां उससे भारी आघात लगा, वहीं पुरानी कलाकृतियों, पुस्तकालयों, ऐतिहासिक इमारतों आदि के ध्वंस से भी सांस्कृतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। तो यह विश्व युद्ध सांस्कृतिक क्षति की जो परिणाम सामने आए उनकी पूर्ति करना असंभव है। अगला जो परिणाम है वो है वैज्ञानिक प्रगति। महायुद्ध ने अनेक प्रकार के युद्धकालीन आविष्कारों के द्वारा दुनिया को नवीन यांत्रिक ताकत प्रदान की। वैज्ञानिकों ने जहां टैंकों, हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों आदि के रूप में दुनिया को नए हथियार उपलब्ध कराए, वहीं यातायात के साधनों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। नए नए रासायनिक हथियार बनाए तो औषधियों की भी खोज की। युद्धकालीन आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिकों ने कई त्वरित
आविष्कारों से दुनिया में वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया। जो युद्ध में बच गए थे उन पर खंदकों के अनुभवों ने गहरी छाप छोड़ी। इनमें से बहुतों को युद्ध के बाद बेकारी झेलनी पड़ी, जिससे इनमें निराशा की भावना ने जन्म लिया, जिससे वामपंथी तथा दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार की भावनाओं को बढ़ावा मिला। जहां कुछ लोग युद्ध के अनुभवों का जिक्र ही नहीं करते थे और युद्ध की स्मृतियों को भुलाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, वहां प्रसिद्ध उपन्यासकार एरिक मारिया रिमार्क जैसे लोगों ने अपनी यादों के द्वारा युद्ध की विभीषिका को प्रकट करने में किया। रिमार्क ने एक उपन्यास पश्चिमी मोर्चे पर पूर्ण निस्तब्धता लिखा। बहुत से लेखक और कलाकार जिन्होंने युद्ध की आलोचना की थी, युद्ध के बाद राजनीतिक में सक्रिय हो गए। फ्रांसीसी लेखकों में हेनरी बारब्यूस उन बहुत से लेखकों में सबसे उल्लेखनीय थे जिन्होंने बाल्शेविक क्रांति का स्वागत किया था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे अधिक विकसित देशों में यूरोप के परिवार नियोजन के तरीके अपनाने से और गर्भ निरोधक की उपलब्धि के फलस्वरूप परिवार छोटे होने लगे थे। इससे ऐसे परिवारों के हितों में जो परिवार नियोजन के पक्ष में थे और राज्य के हितों में जो सामरिक और वैचारिक कारणों से जनसंख्या वृद्धि चाहते थे, कभी कभी टकराव भी उनमें देखने को मिला। आपको यह स्मरण होगा कि फ्रांसीसी सरकार ने युद्ध के पश्चात जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व की आर्थिक और सामाजिक अवस्था पर अत्यधिक गंभीर परिणाम हुए और आने वाले कई वर्षों तक उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के महाविनाशकारी परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सामने आए। धन्यवाद।